Assalamu alaikum dear students, welcome back to Grammar of Science. Today we are going to solve the problems at the end of chapter. और लास्ट टाइम हमने चैप्टर किया था यूरिनरी सिस्टम का, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4, और आज हम जा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने. सो स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड. ओके, अब हम जस्ट एक पॉइंटर सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं विद MCQs. सो फर्स्ट MCQs इज नेफ्रॉन द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. अच्छा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्किप कर जाते हैं. नेफ्रॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, बट न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन. तो ये नेफ्रॉन और न्यूरॉन को मिक्सअप मत करें. इज कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. अच्छा, नेफ्रॉन के अंदर हमने बोमेंस कैप्सूल देखा था. अगर आप स्ट्रक्चर को रिमेंबर करें, लास्ट लेक्चर को एक दफ़ा फिर आप गो थ्रू कर लें, तो उसमें हमने बोमेंस कैप्सूल देखा था, लूप ऑफ हेनले देखा था, वो नेफ्रॉन का पार्ट था, और ग्लोमेरुलस इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर था. लेकिन यूरेटर जो है दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, बल्कि ये किडनी से आउटसाइड मूव कर रहा है इनटू द ब्लैडर, और ब्लैडर तक ये क्या पहुंचा रहा है, यूरिन पहुंचा रहा है. तो ये ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नीचे मैंने इसको जो है वो एक्सप्लेन भी कर दिया है. यूरेटर इज़ नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इट कनेक्ट्स किडनी टू ब्लैडर. ठीक, नेक्स्ट आ गया ऑस्मो रेगुलेशन इन्वॉल्व्स. अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? वाटर को रेगुलेट करना. वाटर की कंसंट्रेशन बॉडी में कम या ज़्यादा होने की वजह से बॉडी हमारी मल्टीपल मैकेनिज्म को रेगुलेट करती है. जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि थर्मो रेगुलेशन क्या होता है, हीट को रेगुलेट करना. जब आपको सर्दी लग रही होती है, आपकी बॉडी नेचुरली कांपना शुरू कर देती है ताकि आपकी बॉडी को हीट जनरेट करे. इसी तरह जब आपको गर्मी लग रही होती है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली पसीना बनाना शुरू कर देती है, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि आपकी बॉडी को कूल इफेक्ट आए. बिल्कुल इसी तरह से बॉडी के अंदर वाटर की रेगुलेशन कौन कर रहा है? किडनी कर रही है. वाटर रेगुलेट कैसे हो रहा है? जब आपके सेल्स में पानी ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा. जब आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर पानी का वॉल्यूम ज़्यादा है तो यूरिन की प्रोडक्शन से पानी जो है वो बॉडी से रिलीज आउट हो जाएगा. लेकिन जब आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो यूरिन की फॉर्मेशन में रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा होगा. पानी जितना रीएब्जॉर्ब बॉडी के अंदर होगा उतना हम उससे काम करेंगे. दूसरा, ये थर्स्ट ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा ताकि हमें प्यास लगे और हम मजीद पानी पिएं. तो सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन में क्या चीज़ इन्वॉल्व है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वहाँ पर होती है जहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही हो. ऑस्मो रेगुलेशन हो रही है किडनी के थ्रू, तो ये दिस इज नॉट एक्टिव ट्रांसपोर्ट. डिफ्यूजन नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं, ऑस्मोसिस. क्योंकि ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. वाटर बैलेंस हो रहा होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस और ऑस्मो रेगुलेशन. फिर हम चलते हैं यूरिन की तरफ, थर्ड MCQ की तरफ. यूरिन पासिस फ्रॉम ब्लैडर टू द. अच्छा, ब्लैडर से यूरिन कहाँ पर जाता है? आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, अगर हम पढ़ें तो सबसे एंड पर जो स्ट्रक्चर होता है ब्लैडर, दिस इज ब्लैडर. ब्लैडर के एंड पर जो स्ट्रक्चर है दैट इज यूरेथ्रा. ठीक है, तो यहाँ पर यूरेथ्रा इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये जो है ये बॉडी से पास आउट करवा लेता है यूरिन को. नेक्स्ट, वेयर इज यूरिया प्रोड्यूस. यूरिया कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है? अच्छा, हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि पूरी बॉडी के अंदर एक्सेसिव ब्लड और कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स हैं. वो अमाइनो एसिड्स लिवर के अंदर एक साइकिल रन करते हैं जिसे हम आर्निजीन ऑर्थनीन साइकिल या यूरिया साइकिल बोलते हैं. ये यूरिया साइकिल बेसिकली लिवर के अंदर हो रहा होता है. फिर लिवर क्या करता है? इसको ब्लड के अंदर वापस रिलीज करता है मल्टीपल कंपोनेंट्स को. लेकिन यहाँ से यही यूरिया जो है वो किडनी के पास जाता है. अच्छा, किडनी क्या करती है? इसी यूरिया को वाटर के साथ मिला के हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में रिलीज कर देती है. तो जो यूरिया है वो किडनी के अंदर रिलीज हो रहा है, लेकिन प्रोड्यूस लिवर के अंदर हो रहा है. Next, which substance is present at a lower concentration in the renal artery than in renal vein? अच्छा, यहाँ पर देखें renal artery क्या कर रही है. renal artery जो है वो जा रही है बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके टू द किडनी, और इसी तरह से रीनल वेन क्या कर रही है? रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है. साथ साथ इसका फंक्शन ये है कि ये यूरिया भी प्रोवाइड करेंगे टू द किडनी. अब जैसे रीनल आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, लेकिन उसी ब्लड के साथ ये यूरिया भी लेकर आ रही है. रीनल वेन क्या करिए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से लेकर जा रही है. तो जब एक ब्लड किडनी की तरफ आ रहा है, इट मस्ट कंटेन यूरिया इन हायर कंसंट्रेशन. जो किडनी से वापस जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, वो उसमें यूरिया कम होगा. वजह यह है कि बोमेंस कैप्सूल ने और जो हमारे पास ग्लोमेरुलस था उसने एब्जॉर्ब कर लिया यूरिया. इस वजह से जो रीनल आर्टरी के पास यूरिया हाई कंसंट्रेशन में होगा, जबकि रीनल वेन के पास यूरिया कम कंसंट्रेशन में होगा. नेक्स्ट इज MCQ नंबर 6. इन किडनी मशीन
what must be at the same concentration in the dialysis fluid and in the blood. अच्छा, अब किडनी मशीन के अंदर जो हमारे पास डायलिसिस हो रहे हैं, आर्टिफिशियल मशीन्स होती हैं जिनके अंदर जो है वो उनसे किडनी का ही काम लिया जाता है। बेसिकली बॉडी के अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा यूरिया प्रोड्यूस होगा, एक्स्ट्रा सॉल्ट या जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है वो चीज़ें होंगी, तो वो उस मशीन के अंदर चले जाएंगी और बाकी वापस प्योरीफाइड ब्लड वापस हमारी बॉडी में डाल दिया जाएगा। अगर आपको डायलिसिस में कोई कन्फ्यूजन है, आप पिछला जो लेक्चर है उसको जाके दोबारा सुन सकते हैं। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि दोनों मशीन्स के बाद, यानी कि आपके ब्लड और उस मशीन में क्या चीज़ सेम होनी चाहिए, दैट इज़ ग्लूकोज एंड सॉल्ट। क्योंकि अगर इनकी कंसंट्रेशन सेम नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली ऑस्मोसिस का प्रोसेस रिवर्ट हो सकता है। अब इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर हमारे पास उस मशीन के अंदर सॉल्ट एंड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नहीं है और ब्लड के अंदर सॉल्ट एंड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है, तो वाटर कभी भी वहाँ से निकल कर या ब्लड कभी भी वहाँ से निकल कर उस डायलिसिस मशीन के अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट से नहीं जा सकेगा, क्योंकि ये हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। अब जहाँ पे ऑलरेडी ग्लूकोज एंड सॉल्ट ज़्यादा हैं वहीं पर वाटर रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि वाटर हमेशा उस जगह पे जाने की कोशिश करता है जहाँ पर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, वाटर कंसंट्रेशन कम हो। वाटर बॉडी के अंदर ही मेंटेन रहेगा, सिर्फ ब्लड के कुछ सेल्स जो है वो डायलिसिस ट्यूब के अंदर चले जाएंगे। यही वजह है कि डायलिसिस मशीन के अंदर और बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो सेम रहनी चाहिए। इसी वजह से एक बंदा जिसकी डायलिसिस होने लगी होती है उससे पहले उसके टेस्ट किए जाते हैं कि उसकी बॉडी में कितनी सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, कितनी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है। ठीक है, इसकी ब्रीफिंग में मैंने नीचे दे दी। डायलिसिस फ्लूइड इज एडजस्टेड सो ग्लूकोज एंड मेजर सॉल्ट मैच ब्लड टू अवॉइड नेट लॉस दोज यूजफुल मॉलिक्यूल। यूरिया इज केप्ट लो इन डायलिसिस फ्लूइड सो इट डिफ्यूजेस आउट ऑफ द ब्लड। अब अगर ये एक और भी पॉइंट है कि अगर मिसाल के तौर पर डायलिसिस ट्यूब्स के अंदर जो आर्टिफिशियल डायलिसिस ट्यूब है उनके अंदर अगर ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स ना हो तो अगेन वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा और मशीन के अंदर सॉल्ट एंड ग्लूकोज रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी है। सिर्फ इसमें जो मशीन के अंदर जो चीज़ लो रखी जाती है दैट इज़ यूरिया। अब यूरिया कम होगा वो ऑटोमेटिकली हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा। तो ये बेसिकली एक आप समझिए डिफ्यूजन का प्रोसेस है जो यहाँ पर अप्लाई होता है। अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन सॉल्ट एंड ग्लूकोज की सेम नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव होकर ज़ाया हो जाएंगे। सिर्फ यूरिया की कंसंट्रेशन हमें लो रखनी है मशीन के अंदर, मतलब ऐसा सोल्यूशन रखेंगे जिसमें यूरिया नहीं होगा, ताकि ऑटोमेटिकली ब्लड से यूरिया जो है वो रिलीज हो डिफ्यूजन के प्रोसेस से, सिंपली हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और उस फ्लूइड के अंदर यूरिया एब्जॉर्ब हो जाए और बाकी सारी चीज़ें बॉडी के अंदर वापस चली जाएँ। ओके, नेक्स्ट इज हैमन MCQ। द फोर स्ट्रक्चर, मैं देख रही थी वीडियो चल रही है कि नहीं। द 4 स्ट्रक्चर्स लिस्टेड आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आप देखें 4 स्ट्रक्चर हैं। ब्लैडर है, आपको पता है कि ये यूरिन को स्टोर करके रखता है। किडनी है, आपको पता है कि ये फिल्टर अप करती है ब्लड को। यूरिटर है, आपको पता है कि ये ब्लैडर तक लेकर जाता है यूरिन को किडनी से। और यूरिथ्रा है, ये भी आपको पता है कि रिलीज आउट या पास आउट करता है यूरिन को फ्रॉम द बॉडी। अगर किसी को इनमें कन्फ्यूजन है यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द प्रीवियस लेक्चर और उसको पूरा पढ़ें और उसके बाद ये सॉल्व करें मेरे साथ। अच्छा, ये करें, इन विच ऑर्डर डज अ मॉलिक्यूल यूरिया पास थ्रू दी स्ट्रक्चर। अब यूरिया सबसे पहले कहाँ पर बन रहा है? किडनी के अंदर। सो यूरिन कहाँ पर बन रहा है? अगर यहाँ पर लिवर होता वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द लिवर, लेकिन यहाँ पर लिवर नहीं है तो सेकेंड मोस्ट जो ऑप्शन है दैट इज किडनी। किडनी से ये जाएगा यूरिटर के पास, तो नंबर 2 आ गया, फिर नंबर 3 आ गया। यूरिटर इसको भेजेगा ब्लैडर के पास, ब्लैडर फिर इसको भेजेगा यूरिथ्रा के पास। ठीक है, ब्लैडर के साथ यूरिथ्रा कनेक्टेड होता है जो बॉडी से रिलीज कर देता है। ठीक, अब यहाँ पर देखें किडनी से यूरिटर, यूरिटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरिथ्रा। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। मैं आपको एक दफ़ा इसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ। आई थिंक इट्स ऑन द फर्स्ट पेज। यहाँ पर देखिए दीज आर किडनीज, ये जो इससे रिलीज हो रहा है दैट इज यूरिटर, फिर ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ठीक है, तो किडनी, यूरिटर, ब्लैडर, यूरिथ्रा। अब हम अगेन उसको देख लेते हैं। किडनी, यूरिटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ठीक हो गया। अब किडनी क्या चीज़ है, हम नंबर 2 से स्टार्ट लेते हैं। ये देखें नंबर 2 ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन डी में भी है। ठीक, अब किडनी के बाद हमारे पास आ गया यूरिटर। यूरिटर देखें नंबर 1 पे किडनी के पास डायरेक्ट ब्लैडर नहीं आएगा, बीच में यूरिटर अवेलेबल है, इसलिए लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक, मैंने इसका ये सिग्नल भी दे दिया यहाँ पर पूरा प्रॉपर, किडनी, यूरिटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। अच्छा,
MCQ number 8. In a kidney machine, which of the following passes from the blood to the dialysis fluid? कौन सी ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली ब्लड से उस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चली जाएगी? तो क्योंकि हमें ग्लूकोज नहीं देना उस मशीन को, हमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं देनी, हमें रेड ब्लड सेल्स नहीं देने, हमें सिर्फ यूरिया देना है। और यूरिया ही एक ऐसी चीज़ होगी जो कि हमारी बॉडी से पास आउट होगी, क्योंकि अगर ये हमारी बॉडी में रहा तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ये इन इटसेल्फ एक टॉक्सिन है, ठीक हो गया। तो इसलिए बॉडी से इसका रिमूव होना ज़रूरी है। तो मशीन कौन सी चीज़ लेगी? यूरिया लेगी फ्रॉम ब्लड। नेक्स्ट MCQ नंबर 9. विच ब्लड वेसल कैरीज ब्लड विद द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया? तो कौन सी ब्लड वेसल है जिसके पास यूरिया की कंसंट्रेशन कम होगी? इसी MCQ को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। जब भी हमारे पास किडनी की तरफ कोई आर्टरी जा रही है, विच मीन वो किडनी को यूरिया भी दे रही है। जब ये किडनी को यूरिया देगी तो किडनी क्या करेगी? इस यूरिया को यूरिन का पार्ट बनाएगी, ठीक है। तो इसी तरह जब वो ब्लड वापस देगी डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, तो उसके अंदर यूरिया की कमी होगी। तो रीनल वेन के अंदर या ओवरऑल वेन्स के अंदर सबसे कम कंसंट्रेशन होती है यूरिया की। ओके, तो हम वापस चलते हैं अपने Next MCQ is lithotripsy is a procedure that break large kidney stones into smaller ones by using. अच्छा, lithotripsy के अंदर शॉक वेव्स होती हैं और वो शॉक वेव्स होती हैं साउंड वेव्स। और वो साउंड वेव्स क्या करती हैं? उस स्टोन को ब्रेकअप कर देती हैं जो किडनी या ब्लैडर के अंदर या यूरेटर के अंदर होता है, ताकि वो इजीली बॉडी से रिमूव हो सके। अब एक्सरेज उसके लिए काफ़ी नहीं है। माइक्रोवेव्स या अल्ट्रावायलेट रेज, उनको वैसे भी हमारा उनसे सामना करना होता रहता है। एक्सरेज आप जब हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आपने एक्सरे करवाया होगा, उसकी इतनी हाई पावर नहीं होती कि वो किसी स्टोन को ब्रेक कर सके। इस तरह से माइक्रोवेव्स भी नहीं कर सकती। इसी तरह से अल्ट्रावायलेट रेज सूरज में मौजूद हैं, आप यूवी रेज अक्सर लैब्स में देखते हैं। तो ये रेज, इन रेज की इतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं होती। साउंड वेव्स, हाई साउंड वेव्स एक्स्ट्रा कर्पोरियल शॉक्स के थ्रू पहुंचाई जाती हैं बॉडी के अंदर और वो इस स्टोन को ब्रेक कर देती हैं। अच्छा, इस एक्स्ट्रा कर्पोरियल का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड, कर्पोरियल बॉडी से रिलेटेड। एक्स्ट्रा कर्पोरियल यानी बॉडी के बाहर से कोई चीज़ अप्लाई हो रही है बॉडी के ऊपर, ठीक है। और ये शॉक वेव्स जैसे ही पड़ेंगी किडनी या जिस जगह पे भी स्टोन होगा, उससे पहले अल्ट्रासाउंड कर लिया जाएगा। जिस जगह पर भी स्टोन होगा उस जगह पर ये वेव्स गिराई जाएंगी और स्टोन को ब्रेकअप किया जाएगा छोटे पीसेस में, ताकि वो इजीली बॉडी से रिमूव हो जाए। Next question is, which rows shows substances that are present in each of the structure excretory system of a healthy human? तो healthy human की बात हो रही है, which means कि उसके यूरिन के अंदर ना तो ब्लड सेल्स होंगे, ना कोई प्रोटीन होगी, ना कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो बॉडी का यूजुअली पार्ट होता है। जैसे अब ऑप्शन ए देखें, ग्लूकोज। रीनल आर्टरी में ग्लूकोज बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो रीनल वेन के थ्रू वापस चला जाएगा, तो इसके अंदर ग्लूकोज इज गुड। अब रीनल आर्टरी के अंदर प्रोटीन हो सकती है, लेकिन उस प्रोटीन ने फिर रीनल वेन के थ्रू वापस आना है। वैसे खैर रीनल आर्टरी बोमेंस कैप्सूल से गुजरेगी तो प्रोटीन ऑटोमेटिकली आगे नहीं जा सकेगी, क्योंकि बीच में ग्लोमेरुलस है, ठीक है। फिर इसी तरह से सॉल्ट्स जा रहे हैं रीनल आर्टरी के थ्रू, लेकिन ग्लूकोज बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सॉल्ट ने आगे मूव कर जाना है, ठीक है, रीनल वेन के थ्रू फिर वापस नहीं आना। अच्छा है, देखते हैं और ऑप्शंस क्यों करेक्ट नहीं है। यूरेटर देखें, सॉल्ट्स उसके अंदर हैं क्योंकि यूरिन का पार्ट्स होते हैं सॉल्ट्स, ठीक है, लेकिन यूरिन का पार्ट वाटर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन फिर एंड पे जाके देखें तो यूरिनरी ब्लैडर में प्रोटीन्स नहीं होती। इस तरह से यूरेटर के अंदर प्रोटीन्स नहीं होती, इसलिए बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिया होगा, ठीक है, इसमें प्रोटीन, ग्लूकोज या सॉल्ट नहीं होगा। जो ग्लूकोज आपने देखा रीनल वेन से वापस बॉडी के अंदर चला गया। नेक्स्ट हमारे पास है, एक्सेप्ट ये हेल्दी पर्सन है, अगर आप शुगर पेशेंट्स को देखेंगे तो उनके यूरिन में ग्लूकोज आपको नजर आएगा, मतलब उनके यूरिन में ग्लूकोज होता है। द फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट टेक प्लेस इनसाइड द किडनी इन, कहाँ पर हो रही है? नेफ्रॉन के अंदर हो रही है। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, फंक्शनल यूनिट भी है, तो इसलिए यहाँ पर हो रही है। द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन इज टू, तो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का फंक्शन फिल्ट्रेशन है, ठीक है, बेसिक काम फिल्टर है, फिर इसके साथ साथ फिल्ट्रेट को आगे जब मूव करवाते हैं, फिल्टर द ब्लड एंड कैप्चर द फिल्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, एविडेंस फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन in the kidney could be obtained by comparing the size of molecules present in Bowman's capsule with those in the अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी ग्लोमेरुलस
फिल्ट्रेशन हो रही है किडनी के अंदर, ये उसके मॉलिक्यूल का साइज बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या है, कैसे पता चलेगा? अच्छा, एफरेंट ब्लड वेसल्स वो वेसल्स हैं जो कि इस किडनी को सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रही हैं। यूरिया है, ब्लड है, वाटर है, सॉल्ट है, कोई भी मटेरियल जिसने इस बोमेंस कैप्सूल से फिल्टर होना है वो प्रोवाइड कर रही हैं। तो एफरेंट ब्लड वेसल्स ही बताएंगी इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को कि क्या साइज होगा मॉलिक्यूल्स का जो बोमेंस कैप्सूल के अंदर होंगे। ठीक है, अब एफरेंट के अंदर जो जो आया वो इस बोमेंस कैप्सूल या ग्लोमेरुलस के पास आएगा। कलेक्टिंग डक्ट बोमेंस कैप्सूल के बाद आती हैं, इसलिए ये कभी डिसाइड नहीं करेंगी कि वोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या क्या जाना है। इसी तरह से लूप ऑफ हेनले भी उसके बाद आएगा, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल भी उसमें बाद जाएगी। तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? कंपेयर मॉलिक्यूल्स इन वोमेंस कैप्सूल विद दोज इन इनकमिंग एफरेंट आर्टरियोल टू सी विच मॉलिक्यूल वर फिल्टर्ड आउट। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल उस किडनी के अंदर जा रहा है बाय एफरेंट आर्टरियोल या एफरेंट ब्लड वेसल, वो उसको कंपेयर कर सकते हैं कि कितना जो है वो फिल्टर आउट हो चुका है और कितना रहता है। तो सिर्फ एक यही तरीका है, हम बाकी किसी भी स्ट्रक्चर को देखेंगे हमें अंदाज़ा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ यूरिनरी सिस्टम इन द बॉडी। यूरिनरी सिस्टम के बहुत ज़्यादा रोल्स हैं, एक शॉर्ट सभी आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने इनको पॉइंट्स में लिखा क्योंकि ये ज़्यादा रोल्स हैं इसके। ठीक है, सबसे पहला रोल क्या है? ये नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन आ जाता है, ये बॉडी से रिमूव करता है। इसी तरह से ये वाटर बैलेंस को रिमूव करेगा। अगर यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा विच मीन बॉडी में ऑलरेडी पानी ज़्यादा है तो वो रिलीज आउट हो रहा है। अगर यूरिन गाढ़ा प्रोड्यूस होगा, कंसनट्रेटेड होगा, सॉल्ट ज़्यादा होगा, वाटर कम होगा, विच मीन्स कि बॉडी के अंदर पानी की कमी है। तो ऑस्मो रेगुलेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, ये ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ जितने भी सॉल्यूट्स हैं जैसे सॉल्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया, सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट्स हो गए, क्लोराइड आयंस हो गई, उनको भी बैलेंस करता है। पीएच करेगा, ब्लड की पीएच को मेंटेन करता है, 7 के आसपास रखता है। इस तरह से ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किडनी का बीपी के मेंटेनेंस में। ठीक है, इट प्रोड्यूस हार्मोन्स। अच्छा, यूरिनरी सिस्टम इन इट सेल्फ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन इसके साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है जैसा कि किडनी है, वो एड्रिनल ग्लैंड है उसके पास, वो कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह से एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस हो रहा है जो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। इट स्टोर एंड एलिमिनेट यूरिन फ्रॉम द बॉडी। तो ये स्टोर भी करता है और एलिमिनेट करता है। आपको पता है ब्लैडर ये वो स्टोर करता है और एलिमिनेट कौन करता है? यूरिथ्रा। नेम द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के स्ट्रक्चर्स आपको खुद पता है, किडनी से लेकर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा हैं। यू मस्ट मेक डायग्राम ताकि ये चीज़ें क्लियर आउट हो जाएं। राइट द फंक्शंस ऑफ। अच्छा, ये 1 बाय 1 सबका फंक्शन लिखना ही हम पढ़ चुके हैं काफ़ी बार। किडनी का क्या फंक्शन है? वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करेगा। नेफ्रॉन है इसके पास जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होगा। वाटर रेगुलेट करता है, सॉल्ट एंड पीएच मेंटेन करता है। यूरिटर क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, इस किडनी से लेगा और ब्लैडर को दे देगा। ब्लैडर क्या करेगा? स्टोर करेगा कुछ देर के लिए। ठीक है, यूरिथ्रा क्या करेगा? रिलीज आउट करेगा। पेल्विस ऑफ किडनी, इसके अंदर नेफ्रॉन्स हैं, इसके अंदर फनल है। तो ये 3-4 काम करिए। पहला काम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि ये यूरिटर के साथ कनेक्टेड है और जो भी नेफ्रॉन्स इकट्ठा करके यूरिन देंगे वो कलेक्ट करेगा यूरिटर के अंदर। अगर आपको थोड़ी सी समझ नहीं है तो मैं आपको बता सकती हूँ पेल्विस ऑफ किडनी किस जगह पर अवेलेबल है। ये जो रीजन है ना, इसको हम पेल्विस ऑफ किडनी बोलते हैं। ये रहा, दिस इज द रीजन जो कि पेल्विस ऑफ किडनी है। ठीक है, जिस जगह पे आपको ये स्टोन दिखाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज कैप्सूल ऑफ द किडनी। कैप्सूल ऑफ द किडनी जो है वो आउटर कवरिंग है जो कि इसकी शेप बना के रखता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। डायलिसिस क्या है? आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फिल्टर आउट करते हैं ब्लड को ताकि हमें यूरिया या इससे रिलेटेड जितने सॉल्ट्स हैं उनसे निजात मिल सके। व्हाट मटेरियल्स आर रिटर्न टू द ब्लड। अच्छा, ब्लड में कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो फिल्ट्रेशन के बाद, किडनी या नेफ्रॉन के काम के बाद वापस ब्लड को मिल जाती है? नंबर 1 ग्लूकोज। आपने अभी पढ़ा था कि ग्लूकोज आर्टरी के थ्रू आएगा लेकिन वेन के थ्रू वापस चला जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? मैंने उसकी लोकेशन भी लिखी हुई है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसको वापस करेगा। वाटर ज़्यादातर ओवरऑल होता रहता है पूरे नेफ्रॉन के, ये नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं जो मैंने लिखे हैं। ठीक है, नेफ्रॉन के पार्ट्स जो कि इन सब चीज़ों को वापस भेज रहे हैं। तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, तीनों जगहों से वाटर जो वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है। बॉडी ये चाह रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर संभाल के रखे, इसलिए ये ज़्यादा जगह हैं जहाँ से वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। अमाइनो एसिड्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास हो रहे हैं, पास वाली ट्यूब है, डिस्टल से नहीं होंगे। अमाइनो एसिड शुरू से ही वापस चले जाएंगे। यूजफुल सॉल्ट्स भी ज़्यादा जगहों से जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट्स हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सॉल्ट्स हैं, तो इसलिए ये देखें लूप ऑफ हेनले में भी जा रहे हैं। पीसीटी इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सब जगहों से तकरीबन सॉल्ट जो है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है। What material leave the body in urine?
अच्छा, नेक्स्ट नंबर 1 है इसमें यूरिया, एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन और कुछ टॉक्सिन या जो ड्रग्स हम ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें उस यूरिया का पार्ट होंगी, ठीक है, जो बॉडी को लीव कर देंगी। नेम द डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। डिसऑर्डर ऑफ किडनी के नेम जस्ट बताने आपने, आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, याद पीछे हमने पढ़े हुए। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ग्लोमेरुलस ब्लॉकेज है, ग्लोमेरुलस ब्लॉक हो जाएगा तो यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी। रीनल फेलियर है और इन्फेक्शन हैं, और रीनल फेलियर मतलब किडनी फेल हो चुकी है, इन्फेक्शन है इसके जब डायबिटीज़ या हाई बीपी की वजह से होते हैं। राइट द कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन की फॉर्मेशन, आपको पता है आपकी बॉडी में कैल्शियम ऑलरेडी अवेलेबल है। जब आप फूड से कुछ ऑक्सीलेट लेते हैं, जैसे टोमेटो हो गया, स्पिनच हो गया, या कोई भी कंटेमिनेटेड फूड आप लें उसमें ऑक्सीलेट अवेलेबल हो, तो वो ऑक्सीलेट इस कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सीलेट बनाता है और ये एक स्टोन लाइक एक्ट करता है, किडनी के अंदर स्टक हो जाता है, हाईली पेनफुल है। किडनी स्टोन इज वेरी पेनफुल फॉर अ पेशेंट। अच्छा, किडनी स्टोन दूसरी क्या वजह है? डिहाइड्रेशन, पानी कम पिए। इसी तरह से तीसरी क्या वजह है? बार बार यूरिन के इन्फेक्शन हो, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, और ज़्यादा सॉल्ट्स हम लें और ऑक्सीलेट रिच फूड लें। ओके, नेम द स्ट्रक्चर इन द यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन दैट इज एसोसिएटेड विद ईच। यूरिया फॉर्मेशन लिवर बन रहा है, यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन किडनी के अंदर बन रही है, फिल्ट्रेशन कहाँ पर हो रही है? ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के अंदर, जो यहाँ पर आपकी बुक में भी दिया हुआ है। रीअब्जॉर्प्शन हर जगह पर हो रही है, प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, हर जगह पर हो रही है रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल में हो रही है। टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन, आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर में हो रही है। यूरिन आउटसाइड द बॉडी जा रहा है यूरिथ्रा की मदद से। ये सब चीज़ें हम बार बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इनको जल्दी से जो है वो कर रही हूँ कवर अप। अच्छा, अब ये डायग्राम गिवन है, हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर जो है वो पाथवे बताना है ब्लड का। अच्छा, इसमें एक नोट लिखा हुआ था कि आप फिल्ट्रेट मतलब यूरिन का पाथवे या उस जो भी फिल्टर हो रहा है उसका पाथवे नहीं बताएंगे, बल्कि ब्लड का पाथवे बताएंगे। तो ब्लड का पाथवे हमेशा ब्लड वेसल से शुरू होगा। रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई है एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, ठीक है। इसने इसको दिया है ग्लोमेरुलस को, ग्लोमेरुलस ये चीज़ है अंदर वाली, ठीक है। ग्लोमेरुलस ने इफ्रंट को दे दिया। इफ्रंट क्या है? इफ्रंट जो से बाहर निकल रही है, ठीक है। ए फॉर आना, ई फॉर एग्जिट। तो एफरेंट आर्ट्रियोल हमेशा किडनी की तरफ ब्लड लेकर आएगी और इफ्रंट आर्ट्रियोल हमेशा किडनी से ब्लड वापस लेकर जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास कैपिलरी में जाएगा, कैपिलरी से वेन में जाएगा और वेन से ये वेना केवा में जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी मेरा सुना होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उससे आपको पता होगा कि वेना केवा हमारे हार्ट का वो पार्ट है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने के लिए वेना केवा लेगा, फिर वेना केवा आगे फिर ऑक्सीजनेशन कराएगा लंग्स से और वो वापस हार्ट को जाएगा और हार्ट फिर आयोटा की मदद से रीनल आर्टरी को देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो ये साइकिल फिर कंटिन्यू रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब द किडनी ट्रांसप्लांट। तो किडनी ट्रांसप्लांट हम पीछे बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन जिसका HMC यानी हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स यानी टिश्यूज जो है वो दूसरे पर्सन के साथ मैच करें, बहुत क्लोजली रिलेटेड जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे हम किडनी ट्रांसप्लांट ले सकते हैं। किडनी डोनर और किडनी रिसिपिएंट दोनों का ब्लड ग्रुप और टिश्यू से रिलेटेड हर चीज़ मैच होनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन आए। अच्छा, ऐसे केसेस में जो रिसिपिएंट है जिसने किडनी ली है उसको हम कुछ ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं जिससे उसकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। उसकी इम्यूनिटी सप्रेस करने की वजह ये होती है कि अगर किडनी उस बंदे के अंदर लगाई जाए तो वो इसको कोई फॉरेन पार्टिकल ना समझे। याद रखें, अगर हमारी बॉडी में किसी दूसरे बंदे की कोई भी चीज़ चली जाएगी वो उसको ऐसे ही समझेगा जैसे कोई जरासीम आया है, जैसे कोई वायरस कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर होता है, बिल्कुल वैसे ही समझेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि दोनों की हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 100% तो मैच नहीं होती, हर पर्सन की यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, यूनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट तक ये मैच करते हैं और फिर कुछ पॉइंट तक ऐसे सप्रेसेंट दिए जाते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं। जो रिसिपिएंट की इम्यूनिटी जब वीक हो जाती है तो इस केस में वो उस किडनी के अगेंस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर सकता और उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता और वो किडनी क्या करती है, वहाँ पर जाके अपना काम शुरू कर देती है। अच्छा, व्हाट इज किडनी फेलियर एंड डायलिसिस। किडनी फेलियर क्या है? जब एक इंसान की किडनी काम करना बंद कर दे किसी भी वजह से, वो किडनी फेल हो जाती है, उसको हम किडनी फेलियर बोलते हैं। और डायलिसिस वो आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो है वो बॉडी का जो ब्लड है वो प्योरीफाई या फिल्टर कर लेते हैं। अब आपने पढ़ा था कि डायलिसिस की 2 टाइप्स हैं, अगर आपको नहीं समझ आई आप पिछले लेक्चर को जो है वो सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 एंड हो चुका है एंड वी विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर सून, दैट इज नर्वस सिस्टम। थैंक यू सो मच।